हेडिंग्स रखो तो आपका जो आंसर होगा, जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे डाइंग डिक्लेरेशन। सो डाइंग डिक्लेरेशन हेडिंग डालोगे आप, और उसके बाद आप व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन लिखोगे। अब व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन में भी तीन चीजें आपके पास आएगी। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कि डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द बीएसए। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जैसे अभी जब हम बीएसए में डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, इट इज नेमो मोरिटर प्रेज्यूमेटर, उस पे बेस्ड है। दैट अ पर्सन नेवर डाइज विद अ लाई ऑन हिज लिप्स, ये प्रिजम्पशन है। इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द रूल ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी पे भी तो बेस्ड है ना। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्रिंसिपल, आप वो लिखोगे। मीनिंग आपने लिख दिया, प्रिंसिपल आपने लिख दिया, मीनिंग लिखोगे तो विद द प्रोविजन लिखोगे ऑफ बीएसए, बीएसए के प्रोविजन के साथ। उसके बाद आपने उसका प्रिंसिपल लिखा, दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 26 ऑफ बीएसए इज बेस्ड अपॉन दीज इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल्स। और जब आप इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल्स की बात कर ही रहे हो, तो यहां पे आप एक ब्रीफ में डिफरेंस बताओगे कि डाइंग डिक्लेरेशन अंडर इंडियन लॉ एंड डाइंग डिक्लेरेशन अंडर इंग्लिश लॉ, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो आपने लिखा, ये तो हो गया आपका अराउंड 3 मार्क्स का, दैट इज व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। समझ आया? व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। अब मुझे यहां पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इट कैन बी ईदर ओरल और रिटन, वो तो हम सब आगे लिखेंगे ना जब हम बताएंगे वेदर इट कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन और नॉट। यहां पे ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाट इज द मीनिंग बेसिकली, उसके बाद किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और ये प्रिंसिपल्स दैट इज बेसिकली द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। इस तरीके के वर्ड्स को आंसर में यूज करो, ये वर्ड जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से किसी चीज को इंटरलिंक करते हो तो आप वर्ड क्या यूज करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। जैसे जब आपने अरेस्ट का आंसर लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21, तो उसमें जब आप अरेस्ट की पॉलिसी लिखोगे तो किसके बारे में लिखोगे, आर्टिकल 21। तो वहां पे लिखोगे द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ अरेस्ट लाइज इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूज दीज वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं या ये ऐसी चीजें हैं, पॉलिसी, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, दे आर लाइक स्टार फीचर्स टू योर आंसर। इन वर्ड्स को यूज करो ना। आप लोगों के आंसर्स में, आप लोगों के आंसर में मुझे ये वर्ड्स नहीं मिलते हैं, इन वर्ड्स को यूज करो। द रीजन हियर इज, कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगर है, वो सीधे व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन में सेक्शन 26 से स्टार्ट कर देंगे कि क्या होता है whenever the cause of death or the circumstances of the transaction resulting into the death। वो तो ठीक है, बट बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो उसके अंदर उसकी पॉलिसी भी बताएंगे, या फिर पॉलिसी विच इज ऑल्सो नोन एज द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट 3 मार्क्स जो आपने लिखा। मीनिंग, मीनिंग के बाद उन्होंने पूछा है दैट व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू। तो आप हेडिंग लिखोगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ये हेडिंग आपके आंसर में होगी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ताकि जो भी पर्सन आपकी आंसर शीट चेक कर रहे हैं, ही शुड नो कि जो 3 चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो तीनों चीजें आपके आंसर में हैं। बिकॉज समटाइम्स मैंने पहले भी बताया, दे डोंट इवन रीड द एंटायर आंसर। तो एटलीस्ट अगर हेडिंग होगी, वो हेडिंग देख के ही विल क्रॉस चेक, अच्छा ये 3 चीजें पूछी है, ये 3 चीजें इनके आंसर में है, एंड ही विल गिव मार्क्स। सो राइट द हेडिंग, और हेडिंग्स को हमेशा अंडरलाइन किया जाएगा। एविडेंशियरी वैल्यू में आप डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे, ऑल राइट, वो लिखोगे विद केसेस। तो व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू विद केसेस, वो आपको यहां पे मेंशन करना है।
और उसके बाद हमारी थर्ड लास्ट हेडिंग बनेगी, दैट इज वेदर डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन और नॉट। ये हमारी थर्ड हेडिंग बनेगी। ये हेडिंग भी इट विल बी अंडरलाइन सो दैट एम्फसाइज किया जाए। समझ आ रहा है? इसमें फिर आप जो आइडियल डाइंग डिक्लेरेशन, हर डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं होती ना। इन द केस ऑफ कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे कितने सारे गाइडलाइंस बताए गए थे। पनी बेन वाला केस है, कुशल राव वाला केस है, so many cases are there, नाका सिंह वाला केस है, एटसेट्रा। उन सब में जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन अगर आइडियल डाइंग डिक्लेरेशन है, दैट मींस ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन जहां पे the person who was making the dying declaration was in a fit state of mind, there was no chances of tutoring, manipulation, सारी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे। अब वो सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे you will write whether it can be the sole basis of conviction, और इसको भी आप of course according to the cases लिखोगे, क्योंकि ये गाइडलाइंस बीएसए में तो कहीं लिखी ही नहीं गई है, they have been developed through the cases। अब अगर मैं एग्जामिनर हूं और मेरे सामने आपका पेपर आया है, इफ आई एम क्रॉस चेकिंग, जो हमारे पास एग्जामिनर्स जितने भी होते हैं उनके पास हमेशा एक मॉडल की होती है, एज इन एक मॉडल आंसर शीट होती है। मॉडल आंसर शीट में देयर आर नॉट फुल फ्लेजेड आंसर्स, सिनॉप्सिस होते हैं हर आंसर के, वो उसी में से क्रॉस चेक करते हैं। अब अगर मैं एग्जामिनर हूं और मुझे क्लियरली आपके पेपर में दिख रहा है कि आपने व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, what is the evidentiary value and whether it can be the sole basis of conviction or not, ये अगर आपने लिखा है, I will give you the marks। समझ आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया है और आप इस तरीके से लिख रहे हो एग्जॉस्टिवली विद ऑल दी केसेस, तो अगर इस तरीके का एग्जॉस्टिव आंसर आप लिख रहे हो एपीओ के एग्जाम में, आपको आराम से 7, 7.5, इवन 8 आउट ऑफ 10 मिल सकते हैं।